हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में भी मैं कुछ स्पेशल चीजें बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं बताने वाला हूँ कि आपको कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि बहुत सारे वीडियोज में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, कहां पर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को जानने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अवॉइड करना है और कहां पर इन्वेस्टमेंट कर। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट ना करने के पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं उन सारे ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन डेप्थ रिसर्च करनी है और अपना टाइम लेकर सोचना है, वो सबसे पहला ऑप्शन है यूलिप का। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं और इसी के साथ साथ आपको इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलती है। एक्चुअली एक हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आपको दो इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट मिलता है। मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको फोर्स करेगी यूलिप को बाय करने के लिए। करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे यूलिप प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जहां पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर आपको उतने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलते हैं जितने रिटर्न्स आपको यूजुअली कमाने को मिलने चाहिए। और वहीं पर अगर टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो यूलिप में ज्यादा टैक्स बेनिफिट नहीं होते हैं और इसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यूजुअली यूलिप की पॉलिसी को सेल करने के टाइम पर लोग क्या कहते हैं कि आपको यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में दो काम हो जाते हैं, तो आपको अलग से इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट में होता है और म्यूचुअल फंड की तरह भी आपको रिटर्न मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट में जितनी भी कंपनीज के यूलिप के प्रोडक्ट हैं और जितनी भी कंपनीज यूलिप के प्रोडक्ट को सेल करती हैं, उन लोगों को यूलिप के प्रोडक्ट को सेल करने पर बहुत ज्यादा कमीशन मिलता है और इस कमीशन को पाने के चक्कर में बहुत सारे लोग आपको फोर्स करेंगे यूलिप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप अलग से पॉलिसीज ले सकते हैं जो आपका प्योर प्रोडक्ट होगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में तो आप लोग स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अलग से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना है वो है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आपको कभी भी नहीं करने हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। करंटली अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट्स के मार्केट को देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट्स के मार्केट में सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट्स पर रिटर्न ऑफर किए जाते हैं इन स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू ही। करंटली मार्केट में से बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव एफडी के रेट दे रहे हैं जो कि इतने ज्यादा रिटर्न जो है वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड बैंक भी नहीं देते हैं। अगर आप लोग कमर्शियल बैंक के साथ एफडी करवाने जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़े से कम रिटर्न मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो 100% श्योर होता है। अगर आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। करंटली मार्केट में से बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक थे जिन्होंने आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया था और इसकी वजह से इन्हें अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। अगर आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करते हैं और किसी कारण से स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं तो आपका पैसा रिकवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। इसके बाद नंबर 3, आपको रियल एस्टेट में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नंबर 3, अगर आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको जूनी पुरानी बिल्डिंग में अपने फ्लैट को परचेज नहीं करना है। मतलब ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहां पर एरिया बहुत ज्यादा पुराना हो और बिल्डिंग पुरानी हो। रियल एस्टेट के मार्केट में काफी बार देखा जाता है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वहां पर उनके फ्लैट्स की जो रेट होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कम होने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी एक क्लॉज है, अगर आपने रियल एस्टेट में ओल्ड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पर आपके फ्लैट की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो आपको ये समझना है कि जो फ्लैट की वैल्यू बढ़ रही है लोकेशन की वजह से बढ़ रही है। लेकिन अगर आप लोगों ने ओल्ड बिल्डिंग में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है तब यहाँ पर वैल्यूज बहुत कम बढ़ती हैं और इसके बाद वैल्यू अप्रिशिएशन भी आपको उतना नहीं मिलता है। इसके अलावा अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसीज। इससे पहले भी जब क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई थी तब इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट कितना ज्यादा वोलेटाइल है। जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई थी तब बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट किया था और बहुत सारे लोगों ने यह बताया था कि क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो इनके प्रॉफिट दिखाए जाते थे ये प्रॉफिट जो है वो भी डुप्लीकेट थे। मतलब मेजॉरिटी केसेस में फ्रॉड प्रॉफिट दिखाए जाते थे और लोगों को इनकरेज किया जाता था। अगर आप लोग करंट मार्केट सिनेरियो को देखेंगे तो करंटली मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में क्रिप्टो करेंसीज को फिर से रेगुलाइज किया जाएगा और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऑप्शन बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई वुड पर्सनली से कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। क्रिप्टो करेंसीज के अलावा मार्केट में से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में रिस्क ज्यादा होने की वजह से आई वुड पर्सनली से कि आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है पेनी स्टॉक्स का। मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू अचानक से ग्रो करती है और जिनकी वैल्यू अचानक से जीरो भी हो जाती है। लेकिन आखिर पेनी स्टॉक्स होते क्या है? देखो, अगर किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स वीक होते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स कंपनी के शेयर की ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं करते हैं
तो ऐसे केसेस में जितनी भी कंपनीज आती हैं वो सारी की सारी कंपनीज पेनी शेयर की कैटेगरी में होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो पेनी शेयर्स में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है वो बहुत कम होती है। मार्केट में पेनी स्टॉक्स के जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी कंपनी के शेयर्स को प्रमोट करते हैं, कंपनीज के शेयर्स के प्राइस को ग्रो करवाते हैं ताकि शेयर्स के प्राइस के ग्रो करने की वजह से पेनी शेयर्स में उनके ओनर को ज्यादा फायदा हो सके। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स है जिनकी वैल्यू लगातार गिरते ही जा रही है। एक पर्टिकुलर टाइम तक उन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन ओवरऑल उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरती ही है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप लोग अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। डेफिनेटली उन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चेकआउट कर लेना और इनके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।